नमस्ते साहब। आपका स्वागत है। और जब आप सेना से आए हैं तो कई चीजें अभी रोमांचित करने वाली सामने आई है। बिल्कुल साहब। एक तरफ हम लोग युद्ध देख रहे हैं, दूसरी तरफ सीज फायर देख रहे हैं, लेकिन जो भारत ने अभी अपनी शक्ति दिखाई है हाँ, उसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो सर, आप किस विंग में थे और क्या? मैं एयर डिफेंस रेजिमेंट में था साहब। जी जी। जो सिल्का गन थी हमारे पास, हम्म। जो दुश्मन के हवाई जहाजों को रेडार के द्वारा उसको कैच करके ला करके और गिराया जाता है। हमारी गन 1 मिनट में 4,000 गोले फायर करती है। और उसकी रेंज में आने के बाद में कोई भी एयरक्राफ्ट बच नहीं सकता, उसकी रेंज में आने के बाद। जी ये गन रशिया से ली हुई है और सेल्फ प्रिपेयर गन है, जिसके अंदर रेडार लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, उसका एंटीना है। और इस गन की जो रेंज है वो 3,000 मीटर है। अभी 3,000 मीटर तक कोई भी हवाई जहाज इसकी रेंज में आने के बाद में बच नहीं सकता। मैं इसी रेजिमेंट में सर्विस किया है। जी जी। और जब ये लड़ाई हुई तो मैंने देखा है कि ये एयर डिफेंस गनों ने दिखा किया है। ये जी। टीवी के अंदर आया, टीवी के अंदर वो गन का फोटो आया तो मेरे को समझ में आ गया कि ये हमारी रेजिमेंट ने ही गिराया है। और बाद में पेपर में आ गया, उसका नाम आ गया और फोटो आ गया, तो मेरे को ये प्रूफ हो गया कि ये इस एयर डिफेंस रेजिमेंट ने ही ज्यादा से ज्यादा दुश्मन के ड्रोन गिराए हैं। और जो F-16 गिराने की अभी बात चल रही है, लेकिन अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है। अगर वो प्रूफ हो जाता तो वो भी इसी ने गिराया, क्योंकि दूसरी जो गने वहां पर थी उनका इतना एक्यूरेट फायर और इतने वो राडार सिस्टम वाली नहीं थी। एक L-70 थी तो सही, लेकिन उसका रेट ऑफ फायर कम है और उसका जनरेटर अलग होता है, रेडार अलग होता है और गन अलग होती है। तो उसको गाड़ी के पीछे टो करके ले जाना पड़ता है। लेकिन ये जो गन है टैंक के ऊपर माउंट है और ये एट ए टाइम 45 डिग्री इसको स्लोप मिलता है, तो ये दुश्मन के किसी भी पहाड़ी एरिया में भी जा सकता है और 3 मीटर पानी के अंदर भी जा सकता है। इसका एमनेशन बेल्टिंग होता है और 1 मिनट में ये 4,000 गोले फायर करती है। सर, ये तो श्रीका थी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है ठाकुर लाल बोरा। जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं पिपरोदा रतलाम जिले का हूँ जी जी। और यहाँ मैं बांसवाड़ा में प्रताप सर्कल पर रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो क्या अनुभूतियाँ आपकी खास रही है इस साल? हमारी यही नहीं है अनुभूति इसमें कि जो इक्विपमेंट हमने लिया है वो उसके ऊपर जो काम करने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने सही टाइम पर सब सही काम करके बताया है। जी। अगर हमारा जो ऑपरेटर वगैरह ये इसमें सुस्त रहते हैं तो ड्रोन हवाई जहाज कुछ भी नहीं गिरा सकते। इसलिए उनकी एक्यूरेसी बहुत, चटकी बहुत अच्छी है उनकी, इसलिए इतने ड्रोन उन्होंने गिराए। और हो सकता है मैक्सिमम हमारी रेजिमेंट ने ही ये ड्रोन गिराए हैं, जी क्योंकि ये बहुत मतलब काफी संख्या में आए थे और हमारी गन भी काफी संख्या में गोले गोले फायर करती है, रडार उस सिस्टम को लॉक करता है, इसलिए वो बचने का चांस नहीं है। एक दो तो थे नहीं, वो बहुत सारे ड्रोन है और वो यही गिरा सकते। जी जी। सिंगल जो ट्विन बैरल गन है वो नहीं गिरा सकती इतने, जी क्योंकि उसके गोले धीरे धीरे चलेंगे तो बाकी जो है वो भाग जाएंगे वहां से। जी जी। तो और ये हम सारा देख के फिर जो सारे ड्रोन गिराए, इतने सारे ड्रोन हम लोगों ने गिरा दिए, आपकी क्या फीलिंग्स रही है यहाँ बैठे बैठे? आपका मन भी किया होगा कि मैं भी युद्ध। हाँ, हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी वहाँ जाएं जी जी। और हम ये काम करें, तो मैंने वहाँ से संपर्क भी साधा। जी। लेकिन एज ज्यादा है हाँ। इसलिए उन्होंने बोला, मैंने पूछा भी अभी रेजिमेंट कहाँ है, तो बोला हम ये फोन पे बता नहीं सकते कहाँ है, लेकिन सही जगह। जी जी। तो सर, एक चीज सामने आती है कि अभी चर्चा काफी चल रही है कि अमेरिका का दबाव या सीज फायर क्यों करना पड़ा। वो कई सवाल, क्योंकि जब हम बिल्कुल आक्रामक और हम जीत की कगार पे थे, यानी कि पाकिस्तान पूरा हमारे हाथों में होने वाला था, हाँ, तो क्या लगता है आपको ये जो सरकार ने निर्णय लिया है ये बिल्कुल? देखो साहब, इसके अंदर दो पॉइंट है। जी मोदी जी ने एक तो इकोनॉमिक को ध्यान में रखा कि अगर एक लड़ाई लड़ते हैं हम, जी। एक दिन का खर्चा इसमें आया है 5,000 करोड़ का, लेकिन अगर एक अपना एक रेफाल चला गया तो वो फिगर कितना बढ़ जाएगा। जी ये तो बेसिक खर्चा है एक दिन का 5,000 करोड़ का, जी जी। नॉर्मल गोला बारूद वगैरह का। लेकिन इससे अगर बढ़ता है तो वो बहुत खर्चा होता है। अगर ये अपन करते हैं तो इकोनॉमी हमारी डाउन होती, हम ये को ले सकते थे और उसके साथ में जो उसका बलूचिस्तान है
वो ऑटोमेटिक आजाद हो जाता, क्योंकि आर्मी, पाकिस्तान के आर्मी का पूरा ध्यान इधर रहता। जी वो उधर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको प्रेशर इधर देना पड़ता, जी इसलिए वो उधर फ्री हो जाते। ये तो हो जाता, लेकिन हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाती। जी दूसरी बात ये है कि अब मोदी जी का ये भी कहना है कि जब बिना लड़ाई के और वो अपने आप आ जाएगा तो हम खून खराबा क्यों करें और जी। फालतू खर्चा क्यों करें। ये को पीओके के जो लोग हैं वो अब जो है इसके बाद में हमारे ज्यादा फेवर में, जी तो वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। हमारे इंडिया में विकास ज्यादा हुआ है, वहाँ विकास नहीं है, इसलिए वो इसके अंदर मिलना चाहते हैं हमारे देश में बिना खून खराबे के। तो आज नहीं तो कल वो आना ही है, लेकिन ये जो इकोनॉमी पीछे चल जाती है तो देश को एक लड़ाई लड़ने के बाद वापस वहां तक पहुंचने में साल लग जाते हैं, तो विकास हमारा कम होता है। बोल रहे हैं, मेरे को कई बार लगता है कई बयानवीर देश में पैदा हो गए, हाँ, ये अलग अलग तरह के बयान जारी करते हैं, कोई जीत बनाता है, कोई मतलब एक प्रहार मोदी जी पे करना चाहते हैं देखो या साहब, देश के नेतृत्व पे। आपको क्या लगता है ये ये जो जो पॉलिटिकल लीडर है ना साहब, जी इनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। इनको किसी भी तरह से मोदी जी का विरोध करना है जी जी कि सरकार को कैसे गिराना है, चाहे वो देश का फायदा हो या देश का नुकसान हो, सरकार को कैसे गिराना है और हमारी सरकार कैसे आ जाए। हम तो आर्मी वाले, हमको इस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जी लेकिन ये पता यही लगता है कि हर अच्छे काम की भी वो बुराई करते हैं। मतलब उनका टेंडेंसी यही जी है जी जी कि हम कैसे सरकार को गिराएं या मोदी जी को डाउन करें। और मोदी जी से पहले जितनी भी सरकारें रही है, जी आर्मी के हाथ बंधे हुए रहे, जी हम उसमें रहे थे। जी तो उस टाइम पर हमें कहा जाता था कि आप डिफेंसिव वार लड़ो, जी फायर नहीं करना है, बचाव करो अपना। लेकिन मोदी जी ने हाथ खुले किए हैं कि डिफेंसिव भी लड़ो और ऑफेंसिव भी लड़ो। जी अब अगर हम मान लो, अभी वो बोलते थे कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो ही हम करेंगे। अब ये क्या गारंटी है कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, हम बच जाएंगे और फिर उनके ऊपर करेंगे? ये तो कोई गारंटी नहीं। हम मर गए तो कैसे आक्रमण करेंगे? इसलिए जब इजराइल की तरह हमारी जो आर्मी होना चाहिए, हमारे नियम होना चाहिए कि वो बिल्कुल एंड टाइम पे उनका सब वार प्लानिंग वगैरह बन गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, और ये मोसाद उसकी सिक्योरिटी ले ले ताकि इतने बजे अटैक करेंगे। ठीक उससे थोड़ी देर पहले इजराइल अटैक करता तो उनकी पूरी तैयारी, उनके एयरक्राफ्ट वगैरह, उनके गोला बारूद वगैरह उसी टाइम वो छोड़ देता, क्योंकि वो फॉरवर्ड एरिया में आ जाते हैं उस टाइम पर, वो लड़ाई की तैयारी हो गई और ये उससे पहले अटैक कर लेता। तो ये पॉलिसी हमारी भी होना चाहिए, जी ऑफेंसिव वार ही होना चाहिए, डिफेंसिव वार इस जमाने में ठीक नहीं। जी। तो सर सबसे बड़ी बात यही है कि हम जब तक रक्षात्मक मुद्रा में रहेंगे हाँ, तब तक सिर्फ अपना ही बचाव करेंगे, अपना ही लेकिन बचाव। जिस दिन हम आक्रामक हो गए तो मोदी जी ने वो कर दिखाया है कि हम आक्रामक है। और आक्रामक होने के साथ ही भारत से जो नवीनता दी है, जो दुनिया को दिखाया, हम अभी जो मैंने अभी पढ़ा था, आपने भी देखा होगा कि इजराइल भी 98% था, हाँ। लेकिन 100% एक्यूरेसी। तो बोरा जी, आपने जो देश को भी एक संदेश देने का प्रयास किया है, उसके लिए आपका आभार। और अभी भी आपको सम्मानित करने के लिए भी बुलाया था। हाँ, बुलाया था। मैं 6, 7, 8 को वहाँ था, अम्बाला में बुलाया था मेरे को। रिजर्वेशन वगैरह सब उन्होंने कराया था, 3 दिन रखा, अच्छी पार्टियां वगैरह। तभी हमको ये दिखाया था वापस के इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया इसमें। जी हमारे सीओ साहब ने, कैप्टन साहब को डिटेल किया था, ये इसके अंदर इन्होंने काम किया था, इनको बताओ कि इनमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो उन्होंने उसके अंदर उतार के हमको पूरा ब्रीफ किया, कैसे कैसे अभी इसमें चेंजेस हुआ, काफी चेंजेस हुआ जी। एक चीज सर और है मेरे सामने, एक शहीद बांसवाड़ा का भी हुआ था, शहीद रामचंद्र। अब तक सरकार ने कोई सूझ भी नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार आई, उसके बाद में उसकी स्मृति में एक उद्यान का निर्माण कराया है। तो ये पूर्व सैनिकों को भी सम्मान देते हैं मोदी जी। बहुत देते हैं। ये जो वन रैंक वन पेंशन का जो आरोपी किया, वो मोदी जी ने किया। कांग्रेस सरकार ने 72 से इसको बंद करके रखा था, जी जी और इसके ऊपर कोई उसका वो नहीं था। ये हमेशा बजटगार होते थे, जी लेकिन अगर एक भूतपूर्व सैनिक अगर गलत लाइन पे जाता है तो देश को कितना नुकसान हो सकता है, जी ये ध्यान में रख करके मोदी जी ने, हालांकि वो जाएगा नहीं, कभी भी वो देश के साथ जी, गद्दारी जी। नहीं करेगा, लेकिन अगर करता है तो क्या होगा। और यही परिस्थितियां होती जो उसको मजबूर करती है। तो लाखों में एक कोई जा सकता है, अगर उसको पूरा मिलेगा तो वो नहीं जाएगा, वैसे भी नहीं जाएगा। लेकिन मोदी जी ने ये ध्यान रखा कि वहां पर जो जाने वाला आदमी, अगर उसको इतनी फैसिलिटी मिले तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि मेरे परिवार का क्या होगा बाद में। सरकार और पूरा देश उसके साथ खड़ा रहता है, तब वो अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़े।
जी जी, तभी मैंने देखा था कि मस्जिदों के अंदर पहली बार कुरान हाथ में लेके कस्में खाई गई कि हम भारत के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। ऐसा वर्ल्ड में शायद पहली बार हुआ है। और मुसलमानों ने भी इसका स्वागत किया है। जी जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान पहले अपने कम थे फेवर में, कुछ तो डर के मारे नहीं थे और कुछ ओपन में नहीं आ रहे थे। अब उन्होंने बोला क्योंकि उनका रोजगार साफ हो गया इससे, जी अब ये तुरंत बंद हो गया, उनके रोजगार खुल गए और वहाँ इसके अलावा कोई रोजगार के अच्छे साधन नहीं है। तो जितना पर्यटक वहाँ जाता है उतना ही वो खर्चा करता है और उनके घर उसी से चलते। तो अब इसके रोकने के लिए ये पाकिस्तान ने ये चाल चली थी। हालांकि इसमें वो सफल नहीं होगा। आने वाले टाइम में कश्मीर का विकास वापस होगा और ये पूरा सेट हो जाएगा वापस। हमारी आर्मी चारों तरफ रहेगी और ये कश्मीर के लिए मोदी जी ने साफ संदेश पाकिस्तान को दे दिया कि अब अगर करोगे तो ये होगा। तो उसको डर तो बैठा ही है जी। और इसीलिए वो घुटनों पे आया। तो सर, आपने जो चिल्का के अंदर अपनी सेवाएं दी और इस देश को जो संदेश दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान। और इन फूलों की तरह सर बहुत आपका, धन्यवाद सर। आपकी मेहनत, आपका रंग इसकी बैग दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद।